नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? सब बढ़िया ना बच्चों? आज हम लोग सेक्शन सी करने वाले हैं साइंस का। आपको पता ही है हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस प्रीवियस पेपर क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करते जा रहे हैं। तो सेक्शन ए 1 मार्क का अपलोड हो चुका था, सेक्शन बी 2 मार्क का अपलोड हो चुका है। अब सेक्शन सी करेंगे। सेक्शन सी के 2 पार्ट बनेंगे, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो ये पार्ट 1 जो है वो मैं लेके आ रही हूँ आपके सामने, ठीक है, जिसमें सेक्शन सी में जुलाई के 2022 का पेपर हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। दैट मीन्स कि प्रीवियस ईयर का ही पेपर रहेगा। सो दैट यू विल कम टू नो कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनसीईआरटी के मिलाकर क्वेश्चंस कितने हैं, क्या है, वो आपको आइडिया आ जाएगा। ठीक है ना बच्चों? तो आइए बिना को टाइम वेस्ट किए चलते हैं फटाफट से क्वेश्चन की और देखते हैं क्या है हमें पूछा हुआ। तो सेक्शन सी में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है, राइट वन इक्वेशन each for the decomposition of the energy supplied in the form of heat energy, light energy and electric। that means कि एक कंपाउंड है, ठीक है, एक सब्सटेंस है, उसको आपको तोड़ना है, डिकम्पोज करना है, मतलब तोड़ना है। तो आपको 3 तरीके हैं तोड़ने के। हीट एनर्जी से आप तोड़ सकते हो, लाइट की मदद से आप तोड़ सकते हो और इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। ठीक है, तो कहा है कि तीनों का एक ही इक्वेशन बता दो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसकी? हीट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा? थर्मल। ठीक है, हीट को हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन जहाँ पे एक सिंगल सब्सटेंस जो है वो ब्रेक हो जाएगा इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपल सब्सटेंसेस। एग्जांपल मैंने दिया हुआ है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, उसको हम लोग हीट करेंगे। ठीक है, तो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, ईजी है। फिर दूसरा जो है दैट इज़ फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मतलब लाइट, ठीक है, लाइट का डिकम्पोजिशन। तो इट इज़ द केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हम लोग सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द सनलाइट। ठीक है, सनलाइट को हम लोग फोटोन्स भी कहते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में जब आती है ना फोटोन्स। तो जैसे कि AgCl है, AgCl को हम लोग तोड़ रहे हैं विद द हेल्प ऑफ द लाइट एनर्जी, दैट मीन्स की सनलाइट। ठीक है, और वो कन्वर्ट हो जा रहा है Ag और Cl2 गैस के अंदर। अच्छा, अब इसका एक प्लस पॉइंट बता दूँ, ये AgCl जो है, ठीक है, ये कहाँ यूज़ होता है? तो वो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी यूज़ होता है। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ठीक है बच्चों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन आता है। ओके, AgCl हो या AgBr हो, द यूज़ इज़ दैट इट इज़ यूज फॉर द ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ओके, फिर हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, दैट इज़ इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट की मदद से तोड़ना। अब जैसे कि पानी है H2O, देखो H2O को अगर आप हीट करोगे तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, पर H और O अलग नहीं होने वाला। ठीक है, तो ऐसे कुछ हमारे पास कंपाउंड्स होते हैं जिसको हम हीट करते हैं तो अपना स्टेट ऑफ मैटर चेंज कर लेते हैं, मतलब कि सॉलिड टू लिक्विड हो जाएंगे, लिक्विड टू गैस हो जाएंगे, बट वो टूटते नहीं हैं। तो उनके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की मदद से आप उनको तोड़ देते हो। तो हमारे पास आ जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। क्लियर, आगे समझ में ना अच्छा से? चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द केमिकल फॉर्मूला, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, अब ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है? CaOCl2। सिंपल सा है, पता है हम लोगों को। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं प्रिपरेशन। तो कैसे प्रिपेयर करोगे इसको बेटा? तो ब्लीचिंग पाउडर जो होता है इसको हम लोग बाय द सिंथेसाइज ऑफ द क्लोरीन गैस प्रोड्यूस फ्रॉम द क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोर अल्कली प्रोसेस जिसको हम कहते हैं, उसमें जो हमारे पास ड्राई स्लैग्ड लाइम होगा CaOH ट्वाइस। ठीक है, तो इन शॉर्ट आपके पास ये रहेगा कि आपने CaOH ट्वाइस स्लैग्ड लाइम ले लिया। ठीक है, इस स्लैग्ड लाइम को आप क्लोरीन गैस से पास करते हो, मतलब क्लोरीन गैस में से पास करते हो, तो आपको क्या मिलेगा? CaOCl2 और H2O। ये इसका प्रिपरेशन। ठीक है, नाउ यूजेस क्या है बेटा इसके? अब देखो, ब्लीचिंग पाउडर है तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह तो काम करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है फॉर द कॉटन एंड द लिनेन इन द टेक्सटाइल, लाइक कलर्स जो होते हैं, ठीक है, ब्लीच करने के लिए, डर्ट निकालने के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसके लिए कई बार इसको हम इंडस्ट्रीज़ में एज अ ऑक्सीडाइज़र भी यूज़ करते हैं, मतलब कि ऑक्सीजन को ऐड करवाने वाला सब्सटेंस। ठीक है, इसको हम लोग डिसइंफेक्टेंट, आपको पता है पोर्टेबल वाटर्स होते हैं, मतलब ड्रिंकिंग वाटर, या तो फिर हम बात करते हैं स्विमिंग पूल वगैरह में क्लोरीन डाल देते हैं, तो वो ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन, ठीक है, वो डाल देते हैं ताकि जो भी इन्फेक्शन है लाइक बैक्टीरिया वगैरह वो सब मर जाए। ठीक है, क्लियर? ठीक, बाकी क्वेश्चन हैं, ईजी है ना, टेक्स्ट बुक के हिसाब से ये ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। नाउ अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 40 वाला, टेक 3 टेस्ट ट्यूब एंड प्लेस
क्लीन आयरन नेल इन ईच ऑफ देम, ठीक है, 3 आपको टेस्ट ट्यूब लेने हैं और इन 3 टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको आयरन के नेल्स डाल देने हैं और उसको ABC और आपको लेबलिंग करना है। अब ए में क्या बोला है बेटा, पॉर सम वाटर इन ए, ठीक है, एंड कॉर्क इट। अब ए में आपको कुछ पानी डालना है और उसको ऊपर से ढक्कन लगा देना है। बी में क्या करना है, बी में कह रहा है कि पॉर बॉइल्ड डिस्टिल वाटर, ठीक है, डिस्टिल वाटर पता है ना प्योर फॉर्म होता है, ठीक है, उसको भी आपको बॉईल करना है और फिर उसके बाद आपको उसके अंदर ऑयल भी डालना है और फिर ढक्कन लगा देना है, ठीक है। और सी के अंदर क्या बोल रहा है, पुट सम एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड और ढक्कन लगा दो, कॉक मतलब कि उसको बंद कर दो। लीव दिस टेस्ट ट्यूब फॉर फ्यू डेज, ठीक, उस दिन के लिए छोड़ दो और फिर अपना ऑब्जर्वेशन लिखो क्या होगा। देखो बहुत सीधी सी बात है, आयरन नेल का काम होता है रस्टिंग करना, ठीक है, बट वो रस्टिंग कब कर पाएगा, जब उसके पास एयर और वाटर दोनों का अमाउंट हो, ठीक है। अगर सिर्फ वाटर होगा तभी रस्टिंग नहीं होगा, अगर सिर्फ एयर होगा तभी रस्टिंग नहीं होगा। बात समझ आई? तो अब देखो अब ए में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने कहा कि पानी डाल के रख दो। अब पानी और हवा तो ऑलरेडी मौजूद होती है, मतलब कि मिक्सचर हो गया हवा और पानी का। तो जब टेस्ट ट्यूब ए में हवा और पानी का मिक्सचर हो गया तो इसका मतलब कि जो आयरन होगा, ठीक है, ग्रे कलर का आयरन किस में टर्न हो जाएगा, ब्राउन कलर में, इसको हम कहेंगे रस्टिंग। तो ए में तो रस्टिंग हो गया। बी की बात करते हैं तो बी में देखो, एक तो आप ले रहे हो डिस्टिल वाटर, वो भी बॉईल करके, ठीक है, मतलब कि ऑक्सीजन तो तुमने उसमें से हटा ही दिया, प्लस आप ऑयल लगा रहे हो ताकि वो पानी जो है, ठीक है, पानी के ऊपर ऑयल रहेगा तो पानी जो है वो जो हवा में ऑक्सीजन उसका रिएक्ट नहीं कर पाएगा। तो जब रिएक्शन ही नहीं होगा तो रस्टिंग कहाँ से होगा? क्लियर हुआ? ठीक है, तो इस हिसाब से टेस्ट ट्यूब बी के अंदर कोई भी चेंज नज़र नहीं आएगा हम लोगों को। और टेस्ट ट्यूब सी में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम पानी डाल ही नहीं रहे, और जब पानी नहीं होगा तो रस्टिंग कहाँ से होगा? खाली मैंने आपको बताया सिर्फ पानी और सिर्फ हवा रस्टिंग नहीं कर पाएंगे, दोनों के होना ज़रूरी है। और प्लस हम लोग तो उसमें डाल रहे हैं कैल्शियम क्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोराइड क्या होगा ना, अगर कोई एटमॉस्फेयर मॉइस्चर है, थोड़ा पानी है, तो वो उसको एब्जॉर्ब भी कर लेता है, ठीक है, मतलब कि मॉइस्चर रहेगा ही नहीं। तो इसके लिए आपको टेस्ट ट्यूब सी में भी कोई भी ऑब्जर्वेशन देखने को नहीं मिलेगा। क्लियर? बात समझ में आई? इजी था ना? चलो शाबाश। अब चलते हैं नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन। क्या कह रहा है? राइट 3 डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक। अब ये आपको ऑलरेडी मुझे पता है लर्न होगा ही, ठीक है, तो लर्न होगा, अगर वो लर्न है तो इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, शायद पॉइंट्स आगे पीछे हो जाते हैं ना, तो आपको जो लर्न है वो ठीक है, अगर लर्न नहीं है तो आप ये वाले आंसर को कंसिडर कर सकते हैं ना। ऑटोट्रॉपिक, अब ये वो न्यूट्रिशन होता है जहाँ पे ऑर्गेनिज्म जो होता है वो अपना खाना खुद बनाता है, पता है हम लोगों को, ठीक है। और हेटेरोट्रॉपिक के अंदर क्या हो जाएगा, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ पे ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बनाता है। आप, मैं, एनिमल्स, हम अपना खाना खुद नहीं बनाते, हम डिपेंडेंट हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम हो गए हेटेरोट्रॉपिक। तो खाना खुद कौन बनाता है? प्लांट्स बनाते हैं, अलगे बनाता है, ठीक है। तो वो जब खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल, ठीक है, तो वो हो जाते हैं ऑटोट्रॉपिक। तो वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खाना खुद बनाते हैं। आप बोलोगे मम्मी किचन में तो खाना बनाती है ना, वो सिर्फ खाने को पकाते हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, उसको टेस्टी करने के लिए और कुछ, तो उसको खाना बनाना नहीं बोलते, ठीक है, उसको पकाना बोलते हैं ना। ऑटोट्रॉप्स जो होते हैं, जैसे मैंने कहा कि वो क्लोरोफिल रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, वाटर लेगा, तो ये सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो सराउंडिंग में अवेलेबल होते हैं, वहाँ से मिल के वो खाना बना लेते हैं। जबकि हेटेरोट्रॉप्स जो होते हैं वो उसी को ही कंज्यूम करते हैं, ठीक है। आप और हम लोग एप्पल लिए, आपने खा लिया, ठीक है, तो एप्पल क्या है, ये बनाया खाना है, हमने खा लिया उसको, ठीक है, तो हमने कंज्यूम कर लिया। ओके, ये टाइप का जो मोड होता है उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है खाना बनाने के लिए, जबकि हम ऐसा कुछ फोटोसिंथेटिक काम नहीं करते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उसको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स, जबकि हेटेरोट्रॉप के अंदर कौन हो गए? कंज्यूमर। आप और हम कंज्यूमर्स हो गए। एग्जाम्पल मैंने अभी डिस्कस किया, प्लांट्स हो गए, ठीक है, ब्लू ग्रीन अलगे हो गया, और हेटेरोट्रॉप में सारे के सारे एनिमल्स आ जाते हैं, फंगी वगैरह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रॉ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ ह्यूमन ब्रेन, ठीक है, आपके टेक्स्ट में दिया हुआ है, उसमें से वह कर सकते हैं, मैंने भी आपको दिया हुआ है, मुझे जो सबसे ज़्यादा इजी लगा मैंने वो दे दिया, ठीक है। बस ये पूरा यूँ सर्कल बना दो, सेमी सर्कल, अंदर क्वाइल्ड पूरा बना दो, 2-3 लेबलिंग जहाँ जहाँ मेन है ना वो पॉइंट्स को ध्यान दो कि कहाँ कहाँ लेबलिंग है, उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके अच्छे से ड्रॉ कर लेना, 3 मार्क मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 43। व्हाट इज़ पुबर्टी? व्हाट सेक्सुअल चेंजेस आर सीन ड्यूरिंग द पुबर्टी? देखो, अब पुबर्टी वो प्रोसेस होता है जहाँ पे बॉडी जो है, ठीक है, धीरे धीरे सेक्सुअली मैच्योर होती है। ओके, जैसे बच्चा होता है तो वो
बच्चा जब 12-13 साल में आता है तो धीरे धीरे उनकी बॉडी में बदलाव आते हैं। तो वो जो बदलाव आता है इसका मतलब कि वो बच्चा जो है वो अडल्ट होने के प्रोसीजर में है, ठीक है। तो वो अडल्ट प्रोसीजर जब तक चलता है उसको हम कहते हैं पुबर्टी। ओके, अब इसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो फीमेल की बात करते हैं तो जो ब्रेस्ट होते हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जो आवाज़ होती है वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है लड़कियों की। ओवम जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, मैच्योर होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। अच्छा, मैंने थोड़ा बता भी दिया है कि पहली साइकिल को हम लोग कहते हैं मीनार के, और 45-50 ईयर्स में जो होती है वो साइकिल ऑलमोस्ट बंद हो जाती है, उसको हम कहते हैं मेनोपॉज। ओके, चेंजेस इन द मेल की बात करते हैं तो मेल में क्या होता है, उनकी आवाज़ काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, भारी हो जाती है, ठीक है। ग्रोथ ऑफ हेयर, स्किन लाइन लाइक मॉस्टैग, बियर्ड, ठीक है, फेस वगैरह इन सब में बाल आते हैं। जो टेस्टिकल्स है वो एनलार्ज हो जाते हैं, फॉलोड बाय द पीनस, ठीक है। इसको पेनिस प्रोनाउंस नहीं करते हैं, पीनस प्रोनाउंस करते हैं, ठीक है। तो पीनस जो है उसकी साइज़ भी बढ़ जाती है, और उसके बाद टेस्टिस जो है वो क्या प्रोड्यूस करती है, स्पर्म्स। ये स्पर्म्स जो होते हैं वो आगे जाकर मेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह काम करता है, ठीक है, सेल की तरह काम करता है, जो क्या कहते हैं कि जो प्रेगनेंसी मतलब कि न्यू ऑफस्प्रिंग को लाने में हेल्प करेगा, ठीक। नेक्स्ट 44, व्हाट आर फॉसिल्स, व्हाट डू दे टेल अस अबाउट द प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशन। तो फॉसिल्स क्या होता है, देखो हमें पता है बच्चा कि फॉसिल्स जो होते हैं वो बेसिकली डेड एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो पत्थरों के बीच में जकड़ जाते हैं उसको, और फिर मर जाते हैं ना, या मरे हुए होते हैं तो जकड़ जाते हैं, और फिर सालों साल वो धरती के अंदर जो है वो अंदर डसते जाते हैं, अंदर होते जाते हैं, बरीड होते जाते हैं। फिर अगर कोई फिनेथोलिस्ट आता है, मतलब कि जो ये स्टडी करता है फॉसिल्स के बारे में, अगर वो आता है और जब देखता है तो पता चलता है कि ऐसा कुछ था, ठीक है। अगर आप लोगों ने अभी हाल ही की कोई मूवी देखी होगी, वो राम सेतु मूवी जो थी जिसमें अक्षय कुमार थे, तो उनका जो काम था वो यही था, फॉसिल्स ढूंढना और फिर उसके बारे में पूरा स्टडी करना, ठीक है। चलिए, अब क्या मतलब ये हमें इवोल्यूशन के बारे में क्यों बताता है, तो जैसे मैंने कहा कि फॉसिल जो है वो हमें इवोल्यूशन के बारे में बताता है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि जितना धरती के गहराई में आपको कोई पत्थर मिल रहा है, पत्थर के अंदर कुछ ना कुछ डेड एनिमल्स और प्लांट्स का आपको ट्रैपिंग मिल रहा है, तो इसका मतलब कि वो उतना पुराना है, वो उतनी सदियों से वो यहाँ पे मौजूद था, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग कहते हैं कि बेसिकली जैसे भी हम कहते हैं कि बर्ड्स जो है वो बेसिकली डायनासोर की फैमिली से आए हुए हैं, समझ रहे हो। हम लोग अभी ये कहते हैं, मतलब सर्वे में ये बोला गया उन लोगों ने कि बर्ड्स आर नथिंग बट द इवोल्यूटरी स्पीशीज ऑफ द डायनासोर्स, ठीक है। तो ये डायनासोर्स कितने पुराने हैं पता है ना हम लोग, कितने पुराने हैं, तो वो हज़ारों साल से इवोल्यूशन बदलाव आते आते अभी हमें बर्ड्स देखने को मिले हैं। तो इस तरीके से कहते हैं हम लोग। बाय स्टडिंग फॉसिल रिकॉर्ड्स, ओके, पैलेओन्टोलॉजिस्ट रिवील द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स ऑफ द पास्ट एंड प्रेजेंट, ठीक है। जिसमें मैंने भी बताया ना, डायनासोर्स पास्ट है, प्रेजेंट बर्ड्स है, तो उनके बीच का कनेक्शन देख लेते हैं हम लोग। फॉसिल प्रेजेंट इन द डिफरेंट लेयर्स ऑफ द अर्थ डिटरमाइन द एज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। जितना गहराई होगा अंदर अर्थ का वो उतना ही पुराना स्पीशीज माना जाता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट लाइन वही है, द फॉसिल फाउंड डीपर डाउन आर ओल्डर एज कम्पेयर टू द फॉसिल फाउंड इन द अपर क्रस्ट, ठीक है। जो डीपर होते हैं वो उतना ही ज़्यादा हमें बताते हैं कि धरती कितनी पुरानी, पता चल जाएगा वहाँ से। फॉसिल जो है वो हमें अर्थ की कंडीशन भी बताती है उस दौरान, ठीक है, उस दौरान अर्थ कैसी थी, और ये जो डिस्ट्रक्शन हुआ था, ये जो एनिमल्स और बर्ड्स मर गए थे या प्लांट्स मर गए थे, यहाँ तक कि उनके पीछे की वजह क्या है वो ही पता चल जाता है। और हम लोग कार्बन डेटिंग की मदद से उन फॉसिल्स का हम लोग एज भी पता कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ अच्छे से? ओके, नेक्स्ट 45, एक्सप्लेन द सीरीज कनेक्शन ऑफ द रजिस्टर्स एंड डिराइव इट्स फॉर्मूला ऑफ द इक्विवेलेंट रजिस्टर्स, ठीक है। अब सीरीज कनेक्शन क्या होता है बेटा, सीरीज कनेक्शन यहाँ पे रजिस्टर्स को हम लोग एंड टू एंड, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, द कनेक्टेड आर विथ एंड टू एंड इन कॉन्टैक्ट, और जहाँ पे करंट जो होगा वो फ्लो करेगा सेम, ठीक है, सारे के सारे रजिस्टर्स में। तो चलो इसको पहले हम लोग फिगर बना देते हैं हम लोग इसका। तो लाइक ये मेरा एक रजिस्टर आया, सेकंड रजिस्टर, थर्ड रजिस्टर, ठीक है, 3 रजिस्टर्स आए। ये यहाँ पे मैंने की ज्वाइन कर लिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने बैटरी ज्वाइन कर दी, ये लंबा और ये छोटा, ठीक है, और यहाँ पे मैंने एमीटर लगा दिया। क्लियर इतना? ओके, अब इनके साथ क्या करना है, इनके साथ हमें लगाना है वोल्ट मीटर, ठीक है। ये रेजिस्टेंस R1, R2,
R3। ओके, अब इनके सामने लगाना है वोल्ट मीटर, V1, ठीक है, फिर V2, देन V3। ओके, नाउ अब इसके अंदर प्लस माइनस ये करंट जो है वो यहाँ से फ्लो करेगा, प्लस माइनस। इतना क्लियर हुआ? ठीक है, ये फिगर था। अब इसका हम लोग बनाएंगे इक्विवेलेंट फिगर, मतलब कि इसके बराबर जो फिगर आता है। देखो वो तो सेम ही होता है। ये रेजिस्टर हुआ, ठीक है, ये की हो गया, ये बैटरी हो गई, ये एमीटर हो गया, ठीक है, और ये यहाँ पर वोल्ट मीटर। ओके, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टर्स, मतलब कि अगर ये तीनों को हटाकर अगर मुझे कोई भी एक, लाइक ये 3 बल्ब है, R1 R2 R3 3 बल्ब है, तो आपसे कहा गया कि यार 3 बल्ब नहीं लगाने, काम करो कोई भी एक ही बल्ब लगा दो ना। तो आप बोलोगे कैसे लगाऊं? तो आप क्या करोगे, इन तीनों का, ठीक है, इन तीनों की इक्विवेलेंट में एक जो बल्ब लगाओगे उसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस, और ये हो जाएगा RS, क्योंकि हमने कनेक्शन कैसा किया है, सीरीज कनेक्शन किया है। ठीक है बच्चा, चलो अब इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग। थोड़ा ऊपर ले लेती हूँ मैं। ओके, अब यहाँ पर अगर आप देखो तो जो ये हमारा बैटरी इज़ V, ठीक है, तो जो टोटल वोल्टेज है वो क्या है बेटा, V1 प्लस V2 प्लस V3। अलग अलग रेजिस्टर्स के हिसाब से वोल्टेज उसका डिफरेंट रहता है। ओके, अब अगर हम बात करते हैं ओम्स लॉ के हिसाब से, सो अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या कहता है बेटा ओम्स लॉ? ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल्स टू IR, ठीक है। अच्छा, करंट सब में सेम होगा, तो फॉर R1 रजिस्टर R1 V1 इज इक्वल्स टू IR1, ठीक है। फॉर R2 सेकंड रजिस्टर क्या हो जाएगा, V2 इज इक्वल्स टू IR2, ओके। और देन फॉर R3 क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल्स टू IR3। ये इक्वेशन 1 2 3 इतना क्लियर हो गया, ठीक है। तीनों रजिस्टर्स के हिसाब से हम लोगों ने निकाल दिया। अच्छा, अब मैंने अभी भी बताया आपको ओम्स लॉ के हिसाब से, मैंने क्या बताया, ये वाला, ठीक है, कि जो टोटल वोल्टेज है वो V1 V2 और V3 को मिलाकर है। तो एक काम करें, ये V1 V2 और V3 की वैल्यूज़ इक्वेशन 1 2 3 में से अप्लाई कर लेते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, सो V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, V इज़ IR इज इक्वल्स टू IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है ना। इक्वेशन 1 2 3 में से मैंने V1 V2 और V3 को अप्लाई कर लिया, लिख दिया। ओके, अभी कनेक्शन कैसा है बेटा, सीरीज़ कनेक्शन है, इसके लिए मैं R के साथ यहाँ पे S लिख देती हूँ। अच्छा देखो, इन सब में R1 R2 R3 की वैल्यू अलग अलग है, बट I सेम है, तो मैं क्या करती हूँ, I को कॉमन निकाल देती हूँ। तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है बच्चा, इतना क्लियर, ठीक है। अब हम लोग I को, ये I और ये I कट गया क्योंकि सेम है, तो क्या बच गया हमारे पास, RS इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। इन्होंने कहा ना सीरीज़ कनेक्शन का डेरिवेशन करो, हो गया डेराइव। ओके, कोई डाउट इसके अंदर, इजी है ना, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे थोड़े स्टेटमेंट्स वगैरह आते हैं। देखो, अब स्टेटमेंट वगैरह अगर आप बहुत अच्छे हो साइंस में तो बिल्कुल रीड करो, अच्छे से प्रेजेंट करना। बट अगर आपका साइंस कच्चा पक्का है और इतना है कि बस 80 में से 40-50 आ जाए ना, वो भी है, तो ये जो मैंने बताया ना, इतना भी लिख के आ जाओगे, स्टेटमेंट्स का मार्क्स से काटेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। इस तरीके से लिख के आ जाओगे तो आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे, टेंशन मत लेना। और डायग्राम अच्छे से रीड, अच्छे से उसको बनाना, ठीक है बच्चा। चलिए चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाउ इज़ ओजोन फॉर्म्ड, राइट इंपॉर्टेंस ऑफ द ओजोन लेयर। अब ओजोन कैसे बनता है, देखो ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में कुदरती नमूने से बन जाता है यूवी रेस की मदद से। क्या होता है ना, जो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स होते हैं, देखो मैं लिखा हुआ है O2, ठीक है, तो यूवी रेस जो है वो O2 को तोड़ देता है O और O के अंदर, ठीक है, मतलब 2 ऑक्सीजन के एटम आ गए। उसके बाद अब वो एक ऑक्सीजन का एटम जब अनस्टेबल है, उसको कोई ना कोई चाहिए ताकि वो स्टेबल हो जाए ना, अभी वो घूमेगा, वो तलाश करेगा, तो उसके बाद वो जो ऑक्सीजन एटम होगा, ठीक है, वो दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ जाके मिल जाएगा।
तो O2 के साथ वो O मिल गया तो क्या बन गया O3, और O3 को हम कहते हैं ओजोन। तो इस तरीके से स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की पूरी लेयर बन जाती है, ठीक है। तो ऐसे हमारा पूरा रहता है। अब एडवांटेजेस इंपॉर्टेंस क्या है, तो देखो हमें तो इतना तो पता ही है कि यूवी रेज जो होते हैं बेहद हार्मफुल होते हैं। तो वो जो लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर पे ओजोन की, वो यूवी रेज को धरती पे एंटर करने के रोकता है, ताकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कोई भी हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। क्योंकि इससे क्या होता है ना, स्किन कैंसर हो जाता है, इम्यूनिटी सिस्टम लॉस हो जाती है, कैटरेक्ट बीमारी आ जाती है, बहुत सारी बीमारी आती है। उसके अलावा ये ग्रीन हाउस गैस भी है जिसकी वजह से ये अर्थ के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, ठीक है। ना ज़्यादा ठंडी ना ज़्यादा गर्मी। लाइक मून में आपको पता होगा, मून में टेम्परेचर जो होता है वो माइनस में कुछ 193 डिग्री सेल्सियस होता है और प्लस में कुछ 110, मतलब कि गर्मी भी कितनी 110 डिग्री के आसपास, और ठंडी कितनी होती है -193। टेंटेटिव मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर इसके आसपास ही कुछ है। अपने आप ऐसा नहीं होता, अपने आप डिफरेंस जो होता है वो 10, 12, 15 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। ये वास्ट माइनस और प्लस का डिफरेंस तो नहीं होता ना, वो क्यों? क्योंकि ओजोन की वजह से। क्लियर हुआ बच्चा? ठीक है ना। चलो अब हम बात करते हैं अप्रैल और मार्च का पेपर जो निकला था वो 2022 का, ठीक। चलिए नाउ अब इसके अंदर सेक्शन सी ही है। अब क्या कह रही है, राइट डिफरेंस बिटवीन एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एंडो और एक्सो का हम लोगों को रिएक्शन बताना है। अब एक्सोथर्मिक मतलब कि वो रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, बाहर निकलती है, उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रिएक्शन में हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। जैसे हम खाना बनाते हैं, हम पानी गर्म करते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हीट एनर्जी दे रहे हैं। चाय बनाने में हम हीट एनर्जी दे रहे हैं, तो एक वैसे प्रोसेस हो गया, एंडोथर्मिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और जहाँ पे हीट एनर्जी निकलती है उसको हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक। इतना क्लियर हो गया। अब इसकी वजह से टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि टेम्परेचर हीट एनर्जी बाहर निकल रही है ना, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, राइज हो जाएगा, और इसमें टेम्परेचर क्या हो जाता है, फॉल डाउन हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आप ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को रिएक्ट करो तो आपको क्या मिलेगा, H2O गैस वेपर के अंदर। यहाँ पे दिया गया, अगर नाइट्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को रिएक्ट करते हो विद द हेल्प ऑफ द 3000 डिग्री सेल्सियस हीट आप दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, राइट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। अब 6 फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, फटाफट से लिख देखो, 3 मार्क का है तो 6 तो लिखने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो मेटल्स जो होते हैं वो मेलिएबल होते हैं और डक्टाइल होते हैं, मतलब कि मेटल्स को आप थिन शीट में, फॉइल पेपर कैसा होता है पतला पतला सा, वैसे आप कन्वर्ट कर सकते हो, और डक्टाइल मतलब कि पतली सी वायर में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हो। मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, वो तो पता ही, तभी तो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर हम लोग कॉपर वायर यूज़ करते हैं। और हमारे जो बर्तन होते हैं मेटल्स की तो होते हैं, एल्यूमिनियम का हो गया, ठीक है। तो बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल्स जो होते हैं वो लस्ट्रस होते हैं, गोल्ड वगैरह देख लो, ठीक है, सब चमकदार होते हैं। मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर में, एक्सेप्ट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी से लिक्विड होता है, बाकी सारे मेटल्स जो है वो सॉलिड होते हैं। अच्छा, 2-3 और लाइक गैलियम है, सीसियम है, वो भी नहीं होते हैं, वो भी लिक्विड में ही होते हैं, बट वो भी थोड़ा आगे का लेवल है। मेटल्स काफ़ी टफ होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेटल्स आर सोनोरस, ठीक है, टंग 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 आवाज़ आती है, तो वो आवाज़ जो है वो दैट इज़ कंसिडर एज अ सोनोरस प्रॉपर्टी। क्लियर हुआ? चले आगे। चलो नाउ नेक्स्ट, राइट डिफरेंट वेज ऑफ प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन ऑफ मेटल, ठीक है। मेटल को कोरोड होने से बचाने के लिए हमारे पास क्या क्या तरीके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहला है गैल्वेनाइजेशन, मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, आयरन, देखो सबसे ज़्यादा रश तो आयरन होता है और सबसे ज़्यादा यूज़फुल भी आयरन होता है। तो अगर आयरन इतना यूज़फुल है तो उसको बचाना तो फ़र्ज़ बनता है ना हम लोगों का, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, हम लोग जो है आयरन के ऊपर एक जिंक की पूरी लेयर लगा देते हैं, ठीक है। तो वो जो लेयर लगाने का जो प्रोसीजर होता है उसको हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। सिर्फ जिंक याद करना, ओके। फिर नेक्स्ट आता है अलॉइंग। अलॉयज़ का मतलब कि जहाँ पे हम लोग दो मेटल या 2 से ज़्यादा मेटल और नॉन मेटल की खिचड़ी बनाते हैं, मतलब कि उन सबको मिला देते हैं, मेल्ट कर लेते हैं और फिर एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं अलॉइंग, ठीक है। अब इसके अंदर हमें जैसी प्रॉपर्टी चाहिए, जैसे कि आयरन जो है, ठीक है, आयरन के अंदर हम लोग क्रोमियम निकल ऐड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है, स्टेनलेस स्टील, ठीक है। हमारे घर पे चाकू वगैरह होता है ना, बर्तन होते हैं स्टेनलेस स्टील के, वो अब वो रस्ट नहीं होता है, तो इसके लिए आयरन भी हमारा बच गया और हमारा काम भी हो गया। फिर आता है पेंटिंग। अभी तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है, आप कलर उठा के जो भी ना झालियाँ वगैरह जो होती है ना, बहुत सारे घर पे करते हैं ताकि जो आयरन है, ठीक है, उसको एयर से प्रोटेक्ट किया जाता है, मॉइस्ट एयर से। ग्रीजिंग और ऑयल, बारिश के दिनों में पता है ची ची आवाज़ आती है दरवाज़ों में से, ठीक है, साइकिल की घंटी हो उसमें से, तो हम लोग क्या करते हैं, ऑयल डाल देते हैं ना,
ठीक है। तो ऑयल डालना या ग्रीजिंग करना ये भी एक तरीका है जहाँ पे हम लोग रस्टिंग से प्रिवेंशन दे रहे हैं, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, राइट मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ एंड एक्सप्लेन इट्स अचीवमेंट। अब मेंडलीव पीरियोडिक लॉ क्या कहता है, वो ये कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं या जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है दे आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक वेट, मतलब कि एटॉमिक वेट के अनुसार उनकी प्रॉपर्टीज़ जो है, लाइक उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट में एलिमेंट्स को अरेंज किया था विद द सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो वो उनका स्टेटमेंट है। अब अचीवमेंट क्या क्या है, अचीवमेंट सबसे पहला तो ये है बेटा यहाँ पे दैट ग्रुपिंग ऑफ एलिमेंट, उन्होंने बहुत से एलिमेंट्स से उन्होंने क्या किया, ग्रुप बना दिया कि भाई 8 ग्रुप के अंदर एलिमेंट्स को लर्न कर लो, ठीक है। इतने से एलिमेंट्स तो याद करने वाले पॉसिबल तो है ही नहीं, तो ग्रुप को तुम लर्न करो कि ये ग्रुप की ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास अगर हम कहें कि आपके स्कूल में 4 सेक्शन बनाए गए ABCD, ठीक है, और A सेक्शन में बड़े होशियार बच्चे हैं, तो अब उसके अंदर क्या हो जाएगा ना कि मैं बोलूँगा अच्छा A है तो मतलब कि ज़बरदस्त होशियार बच्चे हैं, ठीक है, B है तो लाइक 60-70% वाले बच्चे होंगे, ठीक है, C है तो 50-60 वाले होंगे और D है तो नालायकी होंगे, ठीक है, ऐसे करके। तो इसका मतलब कि हमने ग्रुप बना दिया। अब ज़रूरी तो नहीं है कि साइड से नालायक हो, ठीक है, कुछ बच्चे उसमें अच्छे होंगे जो बेचारे फंस गए, उनकी रिजल्ट आती नहीं होगी, बट नेचर वाइज अच्छे होंगे, तो अलग अलग है। फिर आता है लेफ्ट गैप, ठीक है। अब ये इतने ज़्यादा फोरकास्टर थे, मतलब इतना उनका जो सेंस था वो इतना पावरफुल था कि उन्होंने गैप भी छोड़ दिया कि ये वाला गैप मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई एलिमेंट आएगा, अभी नहीं है, शायद मेरे मरने के बाद है, पर जब आएगा तो आप देख लेना कि उसका वजन इतना होना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी इतनी होनी चाहिए, अगर ये दोनों चीज़ें मिलती है तो आप उसको इस जगह पे रख देना, ठीक है। तो इतना उनका दूरदृष्टि थी, तो उन्होंने गैप्स भी छोड़ दिए थे, ठीक है। प्रेडिक्शन, जैसे मैंने बताया, प्रेडिक्शन कर लिया था उन लोगों ने, तो वैकेंट स्लॉट्स आ गए थे। और यहाँ तक कि इसके पहले जो न्यूलैंड है, ठीक है, उन्होंने जो लॉ बनाया था उसके अंदर उन्होंने 2-3 गड़बड़ कर ली थी ना, मासेस को लेकर कुछ करेक्शन नहीं था, अलग अलग मासेस ले लिए थे, तो उन्होंने उनकी वैल्यूज़ भी करेक्ट की, जैसे गोल्ड है, प्लेटिनियम है, और फिर उनको एक दूसरे के हिसाब से सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग अरेंज कर लिया, ठीक है, क्लियर। इसमें एक और भी आता है, वो आता है रिगार्डिंग द नोबल मेटल्स, ठीक है। तो जब नोबल एलिमेंट्स आए थे तो उन्होंने कहा था कि ऐसे भी कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो शायद किसी के साथ पार्टिसिपेट करेंगे नहीं रिएक्शन में, अगर वो आते हैं तो टेबल के पीछे एक ग्रुप बना लेना, ठीक है, उसके पीछे ग्रुप बना देना, और ताकि आगे का जो भी टेबल है उसको डिस्टर्ब नहीं करोगे, आप बाद में एक ग्रुप बना दोगे। तो इस तरीके से उन्होंने यही बोल के गए थे। चलिए नेक्स्ट, एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है। अब कॉन्ट्रासेप्शन सबसे पहला आता है बैरियर मेथड। बैरियर होता है कि रोक दो, जैसे कि कॉन्डोम हो जाता है, ठीक है, सर्वाइकल कैप्स हो जाते हैं, डियाफ्राम हो जाते हैं, ये जो है वो स्पर्म को ओवम की तरफ पहुंचने से रोक लेते हैं, पहले से रोक लेते हैं, तो वो हो गया। फिर आता है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड जो स्पेसिफिक कुछ ड्रग्स आती है जो फीमेल लेती है, लाइक ओरल पिल्स हो जाती है, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, कुछ हार्मोन्स होते हैं जिसको हम कहते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, और वो स्पर्म्स को वहीं पे मार देती है, तो उसको हम स्पर्मिसाइड्स भी कहते हैं। फिर आता है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस IUCD, ठीक है। इसका फुल फॉर्म कई बार पूछते हैं 1 मार्क पे, तो लर्न कर लेना। जैसे कॉपर टी होता है तो कॉपर मेटल का टी शेप बनाकर, ठीक है, वजाइना में, यूटेरस में जो है वो डॉक्टर उसको रख देता है, और फिर वो जो है वो स्पर्म को और ओवा को मीट नहीं होने देता है, ठीक है। फिर आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड इज़ ए परमानेंट मेथड, वो सारे के सारे जो है वो टेम्प्रेरी है, और सर्जिकल परमानेंट मेथड है जहाँ पे मेल के अंदर जो वास्ट डिफरेंस है, मतलब कि जो स्पर्म डक्ट है, ठीक है, उसको काट लिया जाता है, और फीमेल के अंदर फेलोपियन को काट लिया जाता है, और फिर बाद में टाई करते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है ना कि मेल के स्पर्म नहीं निकलेंगे और फीमेल का ओवा नहीं बाहर आएगा। तो जो मेल होता है उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं वेसिकोटोमी, और जो फीमेल होती है उसके लिए ट्यूबेकोटोमी, ठीक है ना। नेक्स्ट, अब आपके पास है ये वाला न्यूमेरिकल। अ कॉन्वेक्स मिरर यूज फॉर रियर व्यू ऑन ऑटोमोबाइल हैज़ अ रेडियस कर्वेचर 3 मीटर, ठीक है। तो कौन सा मिरर बोला है बेटा, कॉन्वेक्स मिरर बोला गया है, ओके। रेडियस कितना है बेटा, 3 मीटर, ओके। इफ़ द बस इज़ लोकेटेड एट अ डिस्टेंस 5 मीटर फ्रॉम द मिरर, ठीक है। अब देखो मिरर से, ओके, अब जैसे ये कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है, तो मिरर से बस जो है वो 5 मीटर की दूरी पर है, मतलब बस क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है बेटा, 5 मीटर, और ऑब्जेक्ट हमेशा माइनस में आता है, पता ही है, तो -5 मीटर। फाइंड द पोजीशन, नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज, ठीक है। तो इमेज की साइज़ भी बतानी है, ओके, इमेज का पोजीशन भी बताना है,
मतलब साइज़ बतानी है, पोजीशन बताना है, ओके, और नेचर बताना है, ठीक है, ठीक है। चलो आगे शुरू करते हैं, मैं इसको थोड़ा ऊपर ले लूँ। नाउ अब इसके लिए सबसे पहले हमें फोकल लेंथ की ज़रूरत है, जो दिया नहीं है। तो हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस का हाफ होता है, तो रेडियस 3 है तो 3 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा, 1.5 मीटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम लगा देते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला हो जाएगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/f की जगह 1.5, 1/b हमें निकालना है, 1/u आया -5, ठीक है। चलिए अब 1/5 इसको, ठीक है, अगर ये वाले टर्म को यहाँ पे लेके आऊँ मैं, ई को मैं यहाँ पे लेके आऊँ तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू 1/v, 1/1.5 माइनस माइनस प्लस 1/5 इज इक्वल्स टू 1/v, ठीक है। इसको डेसिमल रिमूव कर लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, 10/15 प्लस 1/5 इक्वल्स टू 1/v, ओके। अब 5 की टेबल लगा दूँ मैं, ठीक है ना, सीधा एलसीएम ले लेती हूँ मैं, वो मेरे लिए इजी हो जाएगा, आपके लिए भी। यहाँ पे 15 है, यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10 + 3/15 इज इक्वल्स टू 1/v, 10 + 3 इज 13, 13/15 इज इक्वल्स टू 1/v, तो v क्या हो गया बेटा, 15/13, ओके। 15/13 इसका मतलब कि लगभग ये 1.15 मीटर जितना आया। तो जो इमेज है, ठीक है, उसका डिस्टेंस कितना है, 1.15 मीटर, ओके ना। और मैंने स्पेस काफ़ी कम लीव कर ली यहाँ पर, ओके, ठीक है। अब देखिए बेटा, नाउ यहाँ पे थोड़ा कर लेती हूँ, ठीक है, ध्यान दे देना। अब हमें निकालना होगा मैग्नीफिकेशन, उसका फॉर्मूला होता है -v/u, ठीक है। तो अब यहाँ पे कितना आया मैग्नीफिकेशन में, ओके, तो -1.15/-5, ठीक है, इतना, ओके। अब अगर आप यहाँ पे देखो तो यहाँ पर माइनस माइनस काट लें हम लोग, ठीक है, तो 1.15/5, तो m की वैल्यू 0.23 जितनी आ जाएगी, मतलब मैग्नीफिकेशन जो है वो 0.23 है, ठीक है। अब इतना कम मैग्नीफिकेशन, तो इसका मतलब ये है कि जो इमेज बनेगा, ठीक है, जो नेचर होगा इमेज का वो क्या होगा, वो होगा इरेक्ट। अब कॉन्वेक्स मिरर है तो इरेक्ट तो होता ही है ना, ठीक है, इरेक्ट हो गया, वर्चुअल हो गया और डिमिनिश्ड हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया, ओके डन। हमने वी भी बता दिया, हम लोगों ने मैग्नीफिकेशन बता दिया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ सोलर कुकर एंड राइट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। अब सोलर कुकर डायग्राम मैंने दिया हुआ है, सनरेज आती है, ठीक है, मेटल का बॉक्स, रिफ्लेक्टर जो होता है, कांच वगैरह होता है ना, मिरर, अच्छे से ड्रॉ कर लेना है इसको। एडवांटेज ये है कि कॉस्ट इफेक्टिव है, कुछ खर्चा है नहीं, सोलर एनर्जी फ्री में आ रही है, ठीक है, बस ये डब्बा बना के रख दो अपने घर पे। सोलर कुकर जो है वो कोई पोल्यूशन नहीं क्रिएट करेगा, सोलर कुकर बहुत इजी होता है यूज़ करने में, कोई भी डेंजर नहीं है। लाइक घर पे अगर गैस भी होता है, सिलेंडर फटने की टेंशन होती है ना, यहाँ पे तो कुछ भी फटने की टेंशन नहीं है, कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है वो डैमेज नहीं होते हैं, क्योंकि सन की रेस से ही वो पकता है तो बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाता है। डिसएडवांटेज ये है कि आप उसको हर जगह पे कैरी नहीं कर सकते हो ना, और हर जगह लाइक हर टाइम पे नहीं। अब रात को खाना बनाया तो सब, तब तो सनलाइट नहीं होती, तब क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा, इसमें बहुत लंबा समय लग जाता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग, तो लाइक द सोलर कुकर्स ओरिएंटेशन शुड बी अल्टर्ड इन रियल टाइम टू फेस द सन। अब सन तो घूमता रहता है ना, ठीक है, लाइक सन तो ही होता है, धरती घूमती है, इसलिए हमको लगता है कि सन का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ओके। तो अब जैसे दोपहर के 12 बजे सन बिल्कुल ऊपर होता है, ओके, राइज वो ईस्ट से करता है, तो ईस्ट से लेकर यूँ पूरा जाना, तो इसमें क्या होता है ना कि आपको इसको भी पूरा चेंज करना पड़ता है, उसके रिफ्लेक्टर को, और आप हर जगह पे कुकिंग नहीं कर सकते हो, ठीक है। चलिए, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, इकोसिस्टम, फूड चेन एंड बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। अब इकोसिस्टम क्या होता है, बहुत सिंपल सी बात है। इकोसिस्टम जो होता है वो सिस्टम होता है जहाँ पे सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बायोटिक फैक्टर्स
और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे कि अबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है, सॉइल, वाटर, लैंड सब कुछ आ गया, वो सब एक साथ रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। बिना पानी के हम जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते, मतलब कि वो भी इम्पोर्टेंट हुआ, हम भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए। तो इन शॉर्ट लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग जब एक साथ मिलजुल के रहती है तब हम उसको कहते हैं इकोसिस्टम। फूड चेन, अब फूड चेन जो होता है वो ऑर्डर इवेंट्स होता है जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को उसके ऊपर वाला दूसरा ऑर्गेनिज्म जब खाता है, ठीक है, फिर उसको दूसरा और खाता है। तो एक ना पता होगा ना, लाइक ग्रास को ग्रास ऊपर खाएगा, ग्रास ऊपर को फ्रॉग खाएगा, फ्रॉग को स्नेक खाएगा, स्नेक को वल्चर, ना इस तरीके से पूरा चेन चलती है। तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रिशंस जो है वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फ्लो होते जाते हैं। इतना क्लियर हुआ? नाउ नेक्स्ट इज़ द बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मतलब क्या होता है बेटा कि देखो, जब प्लांट खाना बनाता है ना, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो टॉक्सिक लेवल आएगा। फिर अगर उसको खाता है, लाइक बकरी खा गई, ठीक है, फिर बकरी को अगर हम खाते हैं, होता है ना लाइक नॉन वेज, तो कुछ भी, तो इन शॉर्ट क्या होता है ना कि जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, इंसेक्टिसाइड्स होते हैं जो प्लांट यूज़ करता है या हम उस पर डालते हैं, फिर वो प्लांट आगे कैरी ऑन करेगा किसी ऑर्गेनिज्म में, तो धीरे 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 क्या होता है ना, ये जो गंदगी होती है, जो टॉक्सिक लेवल होता है उसका एक्यूमुलेशन, मतलब कि वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। जो लास्ट टॉपिक लेवल होता है, दैट मीन्स का टर्शियरी टॉपिक लेवल, ओके, जिसमें ह्यूमन बींग्स आता है, तो वो जो रहता है, ओके, उसके अंदर लाइक टर्शियरी कंज्यूमर्स, और टॉपिक लेवल जो होता है वो कॉशनरी होता है, ठीक है। तो उसके अंदर वो आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में देखने को मिलता है, उसको हम कहते हैं बायो मैग्निफिकेशन या बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, ठीक है। टॉक्सिक सब्सटेंस अक्यूमुलेटेड बाय एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट बी मेटाबोलाइज्ड और एक्सक्रीटेड, उसको आप बाहर नहीं निकाल सकते हो, ठीक है। इसके लिए वो ट्रॉपिक लेवल्स पे आगे बढ़ता जाता है। स्पेशली जो है वो मर्क्यूरी और डीडीटी, ये बहुत ज़्यादा देखा गया है बॉडीज़ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द 3 R's, रिड्यूस, रीयूज़ और रिसाइकल आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। रिड्यूस क्या होता है? अब जैसे रिड्यूस का मतलब क्या है कि आप चीज़ों का यूज़ कम कर लो, ठीक है, जो ज़रूरत वाली चीज़ें उसी को यूज़ करो, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स जो होंगे उसमें क्या होगा, लाइक लिमिट द रिक्वायरमेंट्स टू मिनिमम टू रिड्यूस द यूज़ ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। रिक्वायरमेंट्स अपनी इच्छाएं वो कम कर लो थोड़ा, जो लगता है कि ठीक है इतना ही मुझे इनफ है तो उतना ही करो, ज़्यादा चीज़ें लेके रखना या उसको यूटिलाइज़ करना। अगर पता है कि मुझे इतनी गर्मी नहीं लग रही, मैं बिना पंखे के रह सकता हूँ, बंद कर दो पंखा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एसी की ज़रूरत नहीं लग रही है, इतनी हवा तो है, ठीक है, तो फिर मत चालू करो, पंखे में कर लो, बात आई समझ में, ठीक है, इस तरीके से। फिर आता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो होते हैं उसको, उसका कंट्रोल करो, यूज़ करो, एक बार वो ख़त्म हो गया तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है ना। रीयूज़ मतलब क्या हो जाता है, रीयूज़, ठीक है, दोबारा यूज़ करो। तो कोई भी मटेरियल आपने यूज़ किया, लाइक वाटर बॉटल हो गया, मग्स हो गए, कुछ भी हो गया, तो उसको दोबारा यूज़ कर लो आप, ठीक है। पैकेजिंग मटेरियल्स जो होते हैं उसको आप रीयूज़ कर सकते हो। जब आपके घर पे कोई पैकेज आया तो उसके अंदर नहीं, वो जैसे वो बबल वाला जो पॉलीथीन होता है उसमें पैक करके आया, ठीक है, तो बबल वाला पॉलीथीन साइड में रख दो, क्या पता आपको कहीं पे कुछ पैकिंग करनी हो तो उसमें काम हो जाए, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं खरीदना पड़ेगा, ओके। जो लाइक प्रिंटर होता है तो उसकी जो कार्टेजेस होती है वो ऐसा यूज़ करो कि रीयूज़, लाइक आप उसको रिफ़िल करवा पाओ, ऐसे नहीं कि थ्रो कर लो फिर दूसरा खरीद के आओ, ऐसा नहीं करो। रिसाइकल की बात करेंगे, जितने मटेरियल्स हैं, ठीक है, उनको हम लोग केमिकल्स की मदद से रिसाइकल कर सकते हैं। और रिसाइकल का मतलब होता है कि उनको, उनका जो शक्ल है उसको हटाकर नई शक्ल में उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट मीन्स हम उनको नया चेहरा दे सकते हैं, ठीक है। रिसाइकल पेपर, प्लास्टिक, मेटल, ग्लास, इसको हम रिसाइकल करते हैं। जो फूड वेस्ट होते हैं उसको हम कंपोस्ट कर लो और फिर आप उसको एज ए मैन्यूर की तरह ऐड कर लो, रिसाइकल हो गया वो, ठीक है। जितने भी फैब्रिक्स होते हैं उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं, जिसके अंदर फटे पुराने कपड़े हो जाते हैं। और जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स है उसको हम रिसाइकल कर सकते हैं अगर पॉसिबल है तो, और अगर वो ऐसे प्लास्टिक से बना है जो रिसाइकल करने के योग्य है, ठीक है बच्चों, समझ आया इतना। यहाँ पे हम लोगों ने 2 पेपर फिनिश कर लिए, पार्ट 1 हो गया आपका, पार्ट 2 मैं 1-2 दिन में बहुत जल्दी से लेके आऊँगी, ठीक है। टिल देन ये सारे के सारे क्वेश्चंस को लर्न कीजिए। अगर इन क्वेश्चन में कोई डाउट वगैरह होता है तो ज़रूर मुझे बताइएगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेक्शन में। आज का वीडियो जो है मेरी लाइक यू कैन सी की आवाज़ जो है वो उतनी ज़्यादा मेरी अच्छी नहीं निकल रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हो गया है, ओके। तो आई विल ट्राई कि जल्दी रिकवरी हो जाए और मैं बहुत अच्छे से आवाज़ में आपको समझा पाऊँ। और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा, उनको भी हेल्प हो जाएगी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय, टेक केयर बच्चा।